नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अद्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी नजर डालेंगे और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। करीब 11 अंकों की तेजी के साथ 25,150 के थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ 25,140 के आसपास। याद रखें, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। 10 बजे के आसपास आउटकम आता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की क्या कमेंट्री निकल कर आती है इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। सबसे पहले एशियाई बाजारों पर फोकस कर लेते हैं। याद रखें, कल चीन के बाजारों में भारी दबाव दिखा था, लेकिन आज एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। निके जापानीज बाजार में करीब 1% से ज्यादा की तेजी है। वहीं कॉस्पी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी आज सुबह दिखी है, लेकिन भारतीय बाजार अब करीब 5 अंकों की तेजी के साथ 25,135 के आसपास। गिफ्ट निफ्टी अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में तो तेजी लिखी, लेकिन आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स में थोड़ा सा दबाव दिखा है। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पर करीब 1% की तेजी दिखी। नैस्डैक और डाउ जोन्स इन सभी में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। लेकिन अब हमारे साथ रिया जुड़ चुकी है जो हमें बताएगी ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर कितना दिखाई दे सकता है। रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ है। तो यूएस मार्केट्स की सबसे पहले बात करेंगे। ये पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुए हैं कल, और जो टेक स्टॉक्स हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है और ऑयल प्राइसेस थोड़ी बहुत कम हो गई है। नैस्डैक ने सबसे ज़्यादा गेन किया था 1.5% से। S&P 500 जो था वो ऑलमोस्ट 1% से ऊपर क्लोज हुआ, और डाउ जोन्स जो था वो 0.3% ज़्यादा क्लोज हुआ था। एनवीडिया और पेप्सिको ने सबसे ज़्यादा गेंस दिए थे। एनवीडिया 4% ऊपर था और पेप्सिको 2% ऊपर था। और अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो आज कल आने वाला है, तो हम उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। यूरोप की अगर बात करेंगे तो ये पूरी मार्केट कल रेड में क्लोज हुई थी। सबसे पहले FTSE जो है वो 1.3% नीचे क्लोज हुई थी। डैक्स 0.2% नीचे और कैक 0.7% नीचे क्लोज हुआ था। बॉन्ड्स की अगर बात करें तो जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो 1 बेसिस पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ है 4.018% पे, और कल अगस्त 1 से उनका हाईएस्ट लेवल उसका हिट हुआ था। 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड की अगर बात करेंगे वो 4 बेसिस पॉइंट से नीचे है 3.964% पे। आगे बढ़ते हैं गोल्ड पर। स्पॉट गोल्ड 1.1% से नीचे गिरा है और अपने 5th स्ट्रेट सेशन के लिए इसमें फॉल दिखाई दिया है। स्पॉट सिल्वर की अगर बात करें ये 4.5% से गिर चुका है $30.36 के रेट पर। लास्ट में बात करेंगे ऑयल की। क्रूड ऑयल ने एक डिक्लाइन देखने मिला है यहाँ पर, क्योंकि इजराइल ने अभी तक ईरान के ऊपर स्ट्राइक बैक नहीं किया है। WTI क्रूड जो है वो 4.5% से नीचे था और ब्रेंट क्रूड भी 4.5% से नीचे है। रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार ब्रेंट क्रूड पर नजर डाल लेते हैं। रिया ने भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते उसमें वॉलेटिलिटी दिखी है, उस पर बातचीत की। याद रखें, ब्रेंट क्रूड में 4% की गिरावट ओवरनाइट दिखी है, $77.8 पर बैरल के आसपास। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर हो सकता है, जिसके चलते वॉलेटाइल रहा है ब्रेंट क्रूड। लेकिन ऐसा मानना है कि ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स के चलते इम्पैक्ट हो सकता है, जिसके चलते सप्लाई कंसर्न्स हो सकते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा सपोर्ट दिखा। लेकिन फिर भी ओवरनाइट बेसिस पर 4% की गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड अब $77.8 पर बैरल के आसपास। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की बात करें तो याद रखें, अमेरिकी बाजारों से इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नजर आएगा थर्सडे को, जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखेगा। और इसी के साथ फेडरल रिजर्व की क्या कमेंट्री निकल कर आती है इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, वो भी काफ़ी क्रूशियल रहेगी। पिछले हफ्ते 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमने देखा था फेडरल रिजर्व से, लेकिन इस हफ्ते फिर एक बार फेडरल रिजर्व की कमेंट्री आएगी थर्सडे और
फ्राइडे को ये कमेंट्री एक्सपेक्टेड है, तो उसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाज़ारों पर कैसा होता है और बैक होम भारतीय बाज़ारों पर कैसा होगा, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आज भारतीय बाज़ारों की चाल कैसी रह सकती है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, परसों के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी थी, लेकिन कल फिर एक बार तेजी दिखी। आज कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल फर्स्ट अटेम्प्ट था मार्केट का 6-7 दिनों के बाद, जब थोड़ा रिलीफ के तौर पर देखने को मिला। और ये स्वाभाविक भी था कि क्योंकि आप 6 से 7 दिनों में बहुत सारी चीजों में डैमेज कर चुके थे और बहुत सारी चीजें पहले से ओवर हीटेड थी, वो थोड़ा कूल डाउन हुई थी। तो कल इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। मैं एक एक करके लेवल्स पे आता हूँ। 25,000 के लेवल के आसपास निफ्टी ने बंद किया, यानी कि इसके ऊपर, और 51,000 के बैंक निफ्टी ने ऊपर किया। दोनों क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है, 25,000 और 51,000। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये लेवल्स भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के तौर पर है। अब मार्केट ने कल किसी तरह से अपने ट्रेंड को तो ब्रेक किया है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था कि ऊपर खोलो नीचे बंद करो, ऊपर खोलो नीचे बंद करो। बट अभी भी तेजी या फोर्स मार्केट के अंदर एब्सेंट है। वो एब्सेंट 2-3 वजह से है। पहला बड़ी वजह थी कि एक तो हीटअप था मार्केट, दूसरा थोड़ा एफआईएस की सेलिंग हो गई थी शुरू, तीसरा एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम में डीआईज नहीं थे, और चौथा थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर वैल्यूएशन कंसर्न्स भी आ गए थे, एब्नॉर्मल नंबर था। अब धीरे धीरे करके वो सारी चीजें ठीक हो रही हैं। मैं आपको एक नंबर के साथ शुरू कर देता हूँ कि कल डीआईज ने पहली बार काफी दिनों के बाद 3% की बाइंग की है। कल डीआईज ने पहली बार 3% की बाइंग किया। और आपको मैं बता दूं, कल भी एफआईएस ने माल बेचा है और वो करीब घट के उनकी होल्डिंग 43% हो गई है। तो कल जब एफआईएस बेच रहा था, रिटेल थोड़ा बहुत खरीद रहा था और थोड़ा बहुत डीआईज ने खरीदा है, इसलिए मार्केट के अंदर पहला ठहराव हुआ है। और ये देख के अच्छा लगा कि डीआईज की भी बाइंग थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर आई है। अब आ जाते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी के अंदर कल फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ, बट बिल्डअप बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं उसको हल्के बिल्डअप के तौर पर मानता हूँ। और 25,200 तक के पुल बैक में अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये हमने कल परसों भी आपके सामने बात रखी थी और कल ये बात खुल्लम खुल्ला आपके सामने बताई थी। कुछ लेवल्स भी अच्छे हो गए हैं, आपको प्लस करना चाहिए। 1 से 2 लॉट यानी कि लैप ट्रेड आपको जरूर करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी लॉस ना करें। तो अब आप 25,200 तक का अपना टारगेट मान के चले। 25,200, 300 फिर से एक रेजिस्टेंस आएगा। आपका जो सपोर्ट है वो पहले 24,800 का और 700 का एज इट इज बना रहेगा, अगर आप सीरीज लेके जा रहे हो। अगर आप सीरीज नहीं लेके जा रहे हो, वेरी इमीडिएट है, तो फिर 25,000 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में ह्यूज शॉर्टिंग हुई थी 2 दिन में, तो कल थोड़ी बहुत कवरिंग हुई है। ये कवरिंग 3% के आसपास की ओपन इंटरेस्ट की हुई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा की पहले शॉर्ट हो चुका है। अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट सिस्टम में काफी है, कवरिंग करवाने का है तो और अच्छी कवरिंग में करवा सकता है। कल 51,000 के ऊपर बंद हुआ है। अगर लास्ट टू लास्ट ट्रेड का डैमेज देखा जाए तो करीब 900 पॉइंट का था। कल करीब 50% रिकवर हुआ, 550 पॉइंट के आसपास। मार्केट आज 400 पॉइंट और जोड़ के पूरे कैंडल्स को एनगल्फ कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो डैमेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर्मल इन नेचर हुआ था, उसको ये नॉर्मल इन नेचर कर देगा। तो इसलिए 300-400 पॉइंट की गुंजाइश अभी बैंक निफ्टी पर और बनती है। 51,400-500 का एक रेजिस्टेंस आएगा। अब आपका जो सपोर्ट एरिया है वो 50,800 का ही है। आप 50,500 का सीरीज वालों को रखना चाहिए, क्योंकि वो पैनिक लो बन चुका है। तो 50,800, 51,000 ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है मार्केट के अंदर। आज गैप की रेलिवेंस कुछ ज्यादा नहीं है मार्केट में। कल भी गैप की कोई रेलिवेंस नहीं थी। कल गैप खुलने के बाद भी मार्केट ने डिप लिया था। तो आप ना लेवल के हिसाब से चलोगे। ये गैप अप और गैप डाउन का कोई ज्यादा खास बड़ा रेलिवेंस नहीं है इस समय मार्केट के अंदर। अगर आप गैप अप कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि मार्केट हरे में बंद होगा, वो लाल में भी बंद हो सकता है, डेज लो भी बंद कर सकता है। तो इसलिए अपने माइंड को इसके लिए प्रिपेयर कर लो। 10 शेयर एफ&ओ बैंक में पुट कॉल रेशियो के हिसाब से 0.74, 0.7 है। इसका मतलब है कि बाजार अभी भी कुछ बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, फेयर वैल्यू पे है, बॉट किया जा सकता है। छोटा मोटा लैब ट्रेड आप जरूर करें, और आपने कल ट्रेड लिया है उसको कैरी फॉरवर्ड करें। बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार डीआईआईज और एफआईआईज के नंबर पर भी नजर डाल लेते हैं। डीआईआईज ने कल करीब 7,000 करोड़ की खरीदारी भारतीय बाजारों में की और एफआईआईज की बात करें तो 7वें दिन लगातार कल के ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली दिखी। करीब 5,730 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने कल के ट्रेडिंग सेशन में की। लेकिन आज बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, हमारे साथ देवांग शाह अब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवांग, गुड मॉर्निंग। बताएं आज भारतीय बाजारों पर क्या राय रहेगी और ट्रेडर्स को क्या रणनीति बनानी चाहिए?
वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो हमने देखा है काफी करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। नियर बाय जो सपोर्ट है 25,000 का, नाउ निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 25,250 25,300 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। वॉलिटिलिटी हमें आगे भी देखने मिल सकती है मार्केट में। सो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला है टोरेंट फार्मा में। तो टोरेंट फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 3,440, टारगेट है 3,630। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गेल। गेल इंडिया की बात करें तो स्टॉक में जो करेक्शन देखा गया उसमें एक नाउ सपोर्ट जोन के पास है, एक सपोर्ट लिया है स्टॉक्स ने। तो गेल इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 220, टारगेट है 232। बिल्कुल, फार्मा सेक्टर से टोरेंट फार्मा पर खरीदारी की राय, 3,630 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसके साथ गेल पर भी खरीदारी की राय है, 230 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। शुक्रिया देवांग, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, कई सारे ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं, इसी के साथ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग का आउटकम भी आएगा, तो कई सारे सेक्टर्स भी फोकस में रहेंगे। आशीषा, आज बहुत बिजी दिन होने वाला है। एक तो मैक्रो रहेगा, लेकिन उसका ऑफकोर्स बैंकिंग और आपके फाइनेंस और आपके रियल्टी कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आरबीआई एमपीसी मीट, फिर एक आता हुंडई आईपीओ का आंकड़ा, ये भी बड़ा है। अब इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशनल अपडेट, ऑर्डर विन्स आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई एमपीसी मीट का। यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं 77% इकोनॉमिस्ट का जो ये पोल है आशीषा, ये कह रहे हैं कि रेट कट नहीं देखने मिलेगा। और ये हमारी 18 स्वदेश की पोल है। इसके कारण ऑफकोर्स बैंकिंग, रियल्टी, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स, इनको ज़रूर इंपॉर्टेंटली देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा देखने मिल सकता है। मारुति सुजुकी एमएनएम भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि हुंडई इंडिया जो सबसे बड़ी आईपीओ है भारत की, उसके आईपीओ डेट्स आ गए। 15 से 17 अक्टूबर का इशू साइज़ लगभग 28,000 करोड़ का है, और जो प्राइस बैंड है 1865 टू 1960 रुपीज़ पर शेयर का है। इंपॉर्टेंट इसलिए है एमएनएम और मारुति सुजुकी, क्योंकि जब हम थोड़े से वैल्यूएशंस जो है चेक किए फॉरवर्ड बेसिस पे, तो यहाँ पे ये दोनों सस्ते लग रहे हैं। एसकेएफ की बात करें तो उन्होंने डिमर्जर अनाउंस कर दिया ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बिजनेस को लेके। अब ये डिमर्जर अनाउंसमेंट जो है इनलाइन रहने वाला है उनके जो ग्लोबल पेरेंट कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है। एसकेएफ इंडिया जो है हालांकि सिंगल लिस्टेड कंपनी रहेगी, और जो डिमर्ज बिजनेस रहेगी होली ओन्ड आर्म रहेगी, तो ज़्यादा नेट इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स को उतना नहीं पड़ेगा। बट ऑफकोर्स बिजनेसेस सेपरेट हो रहे, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है, और वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकती है फ्यूचर में। पीबी फिनटेक की बात करें तो आईआरडीआई ने इशू कर दिया है इंस्पेक्शंस की, कुछ जो है रिपोर्टिंग्स आई हैं ऑब्जर्वेशंस की पॉलिसी बाजार पे। कंपनी हालांकि कह रही है कि मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है, और आगे जाते हुए इसको वो एड्रेस करेंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो है रिंकेश रॉय को अपॉइंट किया है जॉइंट एमडी सीईओ। इनका अगर हिस्ट्री हम चेक करें तो ये एक्स चेयरमैन रेजिंग कॉर्प के रहे हैं, एक्स चेयरमैन बड़े बड़े पोर्ट्स जैसे कि पारादीप, विशाखापट्टनम के रहे हैं, और 30 साल से ज़्यादा का इनका अनुभव जो है पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में आया है। Q2 अपडेट में फिनिक्स मिल्स की अपडेट स्ट्रॉन्ग आई है, कंजम्पशन और ग्रॉस रिटेल कलेक्शंस स्ट्रॉन्ग रहा है। वेदांता आज होने वाली है, रीशेड्यूल्ड हुई है बोर्ड मीटिंग डिविडेंड के लिए, और आज जो है इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा। वही आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो सितंबर महीने के जो आप टोल कलेक्शंस की बात करें, यहाँ पे 19% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। वरुण बेवरेजेस के लिए भी थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। पेप्सी को जो उनकी ग्लोबल कंपनी है, उनके अपडेट में कहा कि एक डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स में, और जो ग्रोथ है ग्लोबली वो अभी भी सबड्यूड है। इसका मतलब इंडिया आउट परफॉर्म कर रही है, और वरुण बेवरेजेस आज फोकस में रहेगा, क्योंकि वो उनका बॉटलर है भारत के मार्केट में। वेल्सपन एंटरप्राइज को लगभग 2000 करोड़ का बीएमसी से ऑर्डर आया है। वही टाटा टेक को बीएमडब्ल्यू के साथ करार किया गया है सॉफ्टवेयर और बिजनेस आईटी सोल्यूशंस का। और आखिरी स्टॉक Q2 अपडेट में दिल्ली बेस्ड जो है रियल्टी प्लेयर एनसीआर बेस्ड सिग्नेचर ग्लोबल है, जहाँ पे शानदार Q2 अपडेट्स देखने मिले। कलेक्शंस देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका, और प्री सेल्स की बात करें तो 3 गुना बढ़ चुका, और कलेक्शंस 28% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और यहाँ पे आज मूवमेंट दिख सकता है। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स जहां पर ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं, ऑर्डर विन्स है, हुंडई के आईपीओ के चलते ऑटो सेक्टर, और इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले के चलते भी कई सारे बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर फोकस करेंगे। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं, कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे?
गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा, नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है एएमसीज के ऊपर और इन्होंने अपने कवरेज की शुरुआत की है। एचडीएफसी एएमसी खरीदारी की सलाह 5,000 का प्राइस टारगेट, निपॉन लाइफ खरीदारी की सलाह 785 का प्राइस टारगेट और यूटीआई एएमसी न्यूट्रल का कॉल है और 1,300 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे एक लंबी ग्रोथ स्टोरी जो है पूरे एएमसी सेगमेंट में बनते हुए दिखाई दे रही है और जिस तरह से फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है अपनी सेविंग्स का आपकी सेविंग्स का इंडिया में, तो उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी हद तक आपको एएमसीज पे देखने मिलेगा। FY24 से 30 तक AUM में करीब करीब 18% की साल दर साल ग्रोथ जो है वो आपको एएमसीज में देखने मिल सकती है। तो एक बेटर ग्रोथ स्टोरी है एएमसीज, इसके लिए इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। अब बात करते हैं आईजीएल की सिटी की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 620 के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वहाँ पे एक आपको अच्छे खासे रिवाइवल देखने मिल सकता है। साथ ही साथ व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है उसका सीएनजी व्हीकल्स पे एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है और इसके लिए इनकी खरीदारी की सलाह बरकरार है 620 के टारगेट के साथ। और आखिरी में एसबीआई पे नोमुरा की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 980 के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए। खासकर एसेट क्वालिटी में अगर आप देखेंगे तो ये बैंक डिलीवर करते जाएगा और वेल प्लेस्ड है। दोनों डिपॉजिट कंडीशंस और रेट कट को अगर आपको प्ले करना है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे तरह से प्लेस्ड है। इनका कहना है कि वैल्यूएशन जो है वो भी इस कंपनी के काफ़ी बेहतर है। इसके लिए खरीदारी की सलाह है 980 का प्राइस टारगेट बरकरार रखा है। एसबीआई, इसके अलावा इंद्रप्रस्था गैस यानी आईजीएल और कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेगी। शुक्रिया वरुण, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर केडिया, गुड मॉर्निंग। समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर ही बात करेंगे। ओवरनाइट शानदार गिरावट दिखी है, करीब 5% की गिरावट। यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? डेफिनेटली कल का दिन काफी बड़ा दिन था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कम होता है तो उसका एक नेगेटिव असर पड़ना चाहिए। बट मुझे लगता है कि कल दो फैक्टर हुए। एक चाइना की तरफ से भी, जब गोल्डन वीक के बाद जब चाइना मार्केट ओपन हुआ उसका भी असर हमने प्राइसेस पे आते हुए देखा, जिसके चलते नेगेटिवनेस बना था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टेम्पररी पुल बैक रहेगा कच्चे तेल में, लेकिन खास करके ग्रोथ की तरह देखा जाता है और जो जियोपॉलिटिकल है वो एक तरह से थोड़ा सा कम हुआ है। तो मुझे लगता है कल की गिरावट के बाद मार्केट बेस लेता हुआ दिखाई देगा। मॉर्निंग में थोड़ा प्रेशर जरूर हो सकता है, बट M6 पे 6160 से 6050 तक का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 63 का वापस जब मिलेगा, रिसेंटली हमने देखा मॉर्गन स्टैनली ने भी अपना जो ओवरव्यू रखा है आगे का, उसमें ग्रोथ दिखाई है। तो कल मिला के कल की जो गिरावट के बाद मुझे लगता है कच्चे तेल में वापस एक बेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए सेल की सलाह नहीं, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। खरीदारी की सलाह ब्रेंट क्रूड पर, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले एक महीने में देखें तो जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स में तेजी दिखी है। अब क्या रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, कल का सेशन बेस मेटल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट हम देख रहे थे कि चाइना मार्केट जब हॉलिडे पे गया था तो जनरली ये देखा जाता है कि चाइना मार्केट हॉलिडे पे जाता है तो थोड़ा सा ड्रॉप दिखता है। लेकिन कल हमने देखा जो इकोनॉमी रिकवरी जो चाइना की तरफ से आनी चाहिए थी और कल जो स्टेटमेंट्स आए थे वो थोड़े से निराशाजनक थे, जिसकी वजह से ये ड्रॉप दिखा था। जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबल एंड सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही थी, वहां पे हमने देखा कि जो नंबर्स या फिर जो आउटलुक है वो थोड़े से खराब दिखे थे, जिसके टेम्पररी फॉल बैक है। बट ओवरऑल मुझे लगता है क्वार्टर फोर वैसे भी स्ट्रांग रहता है, तो इसमें आज इंटरडे के लिहाज से दबाव रह सकता है। कल भी कॉपर में हमने अच्छा दबाव देखा था, आज भी रहेगा बट लिमिटेड रहेगा। तो 838 पे कॉपर बेचिए, 845 का स्टॉप लॉस लगाइए, 830 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी कल की जो गिरावट है वो थोड़ी बहुत कंटिन्यू रहेगी, बट एग्रेसिव सेलिंग मत कीजिए। जिंक के अंदर भी 282 तक बेचिए, चलिए 284 का स्टॉप लॉस लगाइए। 279 तक का एक टेम्पररी फॉल बैक रहेगा। इस फॉल के बाद वापस रिकवरी मार्केट में बनते हुए दिखेगी। बिल्कुल, तो कॉपर और जिंक दोनों पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा सोने चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी? जैसे मैंने 2-3 दिन पहले से ही बता रखा था कि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का अगर हम देखें तो फेड का जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी है नवंबर में वो और डिमिनिश होते जा रही है। 86% की प्रोबेबिलिटी है कि 0.25 का रेट कट होगा, जबकि हमने एक्सपेक्ट कर रखा था कि नवंबर में 0.5 का रेट कट होगा। ये काफी बड़ा नेगेटिव ट्रिगर था गोल्ड के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन पिछले 8 दिन में हमने सोने को 75,500 से 76,500 के बीच में ही ट्रेड होते हुए देखा था। बट जैसे कल सीज फायर और थोड़ा सा ऐसा कूल डाउन होता हुआ दिखाई दिया,
हमने इसका एक नेगेटिव असर पड़ते हुए देखा। मुझे लगता है अभी भी सोने और चांदी में गिरावट का रुख कंटिन्यू रह सकता है टाइम बिंग, बिकॉज नवंबर की रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी घटी है ये बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है। तो 75,400 पे एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर वायदे को बेचना है, 75,750 का स्टॉप लॉस लगाना है, 74,850 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 89,500 पे बेचना है, 90,600 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 87,800 तक का टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। तो दोनों ही काउंटर में बिकवाली की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो सोना और चांदी दोनों ही काउंटर्स पर बिकवाली की राय। मिस्टर केडिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई एमपीसी की बैठक का फैसला आज करीब 10 बजे आता हुआ नजर आएगा और आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर एक्सपर्ट पोल की पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताएं एक्सपेक्टेशंस क्या है आज आरबीआई एमपीसी से? जी हाँ, तो अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो कहीं पे एमपीसी मीटिंग जो है वो कहीं पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कहीं पे जो अगर हम बात करें यूएस के मार्केट की, तो वहाँ पे हमने पहले ही देखा कि 50 बिट्स का जो इंटरेस्ट रेट कट है वो उन्होंने ले चुका है और आगे जाके ऐसे स्पेकुलेशन है कि इंडिया भी सेम चीज़ फॉलो करेगी। बट अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो कहीं पे उनका पोल ये कहता है कि 77% एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कहीं पे जो रेट कट है वो नहीं होने वाला है। इस मीटिंग में भी ये जो रेट्स है वो वैसे ही स्टेबल रहेंगे। अब अगर इसके पीछे के रीजंस जाने तो वहाँ पे दो रीजंस आते हैं। सबसे पहला रीजन आता है जो इकोनॉमी का ग्रोथ आता है, तो उसको अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ को लेके, तो कहीं पे अगर हम बात करें Q1 के नंबर्स की, तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ जो था वो 6.7% पे था। हालांकि कहीं पे स्लो डाउन तो देखने को मिला था, बट एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कहीं पे सीजनैलिटी की वजह से ये जो स्लो डाउन है वो हमें देखने को मिला था और इसकी वजह से कहीं पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरा जो पार्ट आता है वो है इन्फ्लेशन। अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो आरबीआई का कहना यह है कि कहीं पे इन्फ्लेशन जो है वो 4% से नीचे रहना चाहिए सस्टेनेबल लेवल पे। बट अगर हम इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करें तो कहीं पे हाई लेवल पे था ये इन्फ्लेशन। पिछले 2 महीने में जो इन्फ्लेशन है वो 4% से नीचे तो आया है, बट अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन की तो वहाँ पे फिर भी अभी 5% से ज़्यादा एक अपटिक जो है वो हमें देखने को मिला है। आरबीआई का कहना यह है कि कहीं पे ये जो इन्फ्लेशन है वो सस्टेनेबल लेवल पे 4% से नीचे रहना चाहिए और उनका मानना यह भी है कि कहीं पे सितंबर में जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा बढ़ सकता है। और इसी के चलते हुए एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस मीटिंग के दौरान कहीं पे इंटरेस्ट रेट का ये जो डिसीजन है वो आरबीआई नहीं लेगी। अगर हम दूसरे कुछ फैक्टर्स की बात करें तो कहीं पे फिलहाल में ही आरबीआई ने 3 एक्सटर्नल मेंबर्स जो है उनको भी अपॉइंट किया था। अगर हम बात करें उनके व्यूज़ का तो इस मीटिंग में उनका व्यू भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहेगा, क्योंकि पिछले मीटिंग में हमने देखा था कि जो इंटरनल मेंबर्स है 3 मेंबर्स, उनका जो व्यू था वो कहीं पे इंटरेस्ट रेट ना करे इसी के ऊपर इंक्लाइन था। तो आगे जाके एक्सटर्नल मेंबर्स का क्या व्यू रहेगा वो भी इस मीटिंग में देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आरबीआई के स्टांस की, तो कहीं पे आरबीआई का जो स्टांस है जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेके वो कैसे रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के चलते हुए आगे जाके जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ के जो एस्टिमेट दिए थे, जिस आरबीआई का मानना है कि जो 7% से भी ज़्यादा रहेगा इंडिया को FY25 के लिए, वहाँ पे आरबीआई का क्या स्टांस रहेगा और वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें एक बड़े डिसीजन की जिसकी सभी लोग इंतजार करें कि रेट कट्स होंगे कि नहीं, तो इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि इस मीटिंग में जो रेट कट्स है वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। बिल्कुल, तो इस पॉलिसी के आउटकम में कोई रेट कट की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी नज़र आरबीआई गवर्नर के कमेंट्री पर रहेगी। गौरव, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। करीब 10 अंकों की तेजी के साथ 25,140 के पास गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।